हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश। तो पराग नलिका भ्रूण कोश में प्रवेश किस प्रकार से होता है ये पढ़ेंगे हम आज। कल हमने बात की थी भी पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश। तो पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश हमने कल पढ़ा था भी 3 प्रकार से होता है, या तो बीजांड द्वारीय छोर से होगा, या निभागीय छोर से होगा, या अध्यावरणीय छोर से होगा। देखिए पीछे देखते हैं हम, जैसे अपना बीजांड है। अगर मान लीजिए पराग नलिका सीधे किससे प्रवेश कर रही है, बीजांड द्वारीय छोर से, तो ये अपना प्रवेश कौन सा था, बीजांड द्वारीय प्रवेश। अगर मान लीजिए पराग नलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, निभागीय छोर से, निभागीय छोर से प्रवेश कर रही है, तो ये अपना कौन सा प्रवेश था, निभागीय प्रवेश था। अगर मान लीजिए पराग नलिका कहाँ से प्रवेश कर रही है, अध्यावरणों से प्रवेश कर रही है, तो ये अपना कौन सा प्रवेश था, अध्यावरणीय प्रवेश। आज हम बात करेंगे जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश के अंदर किस प्रकार से प्रवेश करती है। मतलब ये जो अपना अंदर हमने बनाया था भ्रूण कोश, इसके अंदर अपनी अंड बीजांड द्वार की तरफ कौन स्थित थी, अंड समुच्चय, और निभागीय छोर की तरफ कौन था, प्रतिमुखी कोशिकाएं, और बीच में क्या था, द्वितीयक केंद्रक। तो भ्रूण कोश के अंदर जो पराग नलिका है वो किस प्रकार से प्रवेश करती है ये पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में। तो देखते हैं, पराग नलिका भ्रूण कोश में 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है। देखिए भाई, पहला है या तो अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के मध्य से, दूसरा है 2 सहायक कोशिकाओं के मध्य से, सॉरी, एक सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से। तीसरा है एक सहायक कोशिका को भेदते हुए, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। ये तीनों टॉपिक देखते भी, जो पराग नलिका है वो भ्रूण कोश के अंदर 3 प्रकार से प्रवेश कर सकती है, अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के मध्य से, एक सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, एक सहायक कोशिका को भेदते हुए। अब हम पहले बनाते हैं भ्रूण कोश। ये अपना क्या है, यहाँ पर भ्रूण कोश है। अब हम यहाँ पर अंड समुच्चय को कहाँ ले रहे हैं, अभी ऊपर की तरफ ले रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। ये अपना ऊपर की तरफ क्या है, अंड समुच्चय है, क्योंकि अपने मान लीजिए कौन सा बीजांड ले रहे हैं हम, ऋजु बीजांड। तो ये अपना मानते हैं यहाँ पर क्या हो गया, अंड समुच्चय, और ये अपनी क्या हो गई, प्रतिमुखी कोशिका। भाई जो अपना पहले जो डायग्राम बनाया था वो बीजांड का, वो इस प्रकार से था, क्योंकि प्रति बीजांड में क्या हो जाता है, घूम जाता है, प्रति बीजांड में क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो घूमने के कारण जो अंड समुच्चय है वो कहाँ की ओर आ जाता है, नीचे की तरफ, और जो प्रतिमुखी कोशिकाएं वो आपको कहाँ दिखती है, इसके अंदर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखती है इसके अंदर, और यहाँ पर इसके अंदर आपको क्या दिखाई देता है, नीचे की तरफ अंड समुच्चय। तो हम इसको सीधा मानकर चलिए आप एक बार, ठीक है ना भाई। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर तो आपने ऊपर तो प्रतिमुखी कोशिका दर्शाया, तो ये इसका क्या है, हमने उल्टा भाग दिखा रखा है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा है कि जो बीजांड है वो 180 डिग्री पर क्या हो जाता है, घूम जाता है। तो हम अंड समुच्चय एक बार कहाँ पर मानकर चलते हैं, इसमें ऊपर की तरफ। तो देखिए ये अपना क्या है, अंड कोशिका, दूसरी है अपनी ये 2 सहायक कोशिकाएं, एक ये सहायक कोशिका और ये एक सहायक कोशिका। ठीक है भाई। अब पराग नलिका इस भ्रूण कोश के अंदर कैसे प्रवेश करेगी, नीचे हमने पढ़ा है यहाँ पर क्या था, बीजांड द्वारीय छोर, यहाँ पर क्या था भाई, बीजांड द्वार था, जहाँ पर अध्यावरण क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ से पराग नलिका बीजांड तक तो पहुंच चुकी है, पर भ्रूण कोश के अंदर कैसे प्रवेश करेगी वो हम देखते हैं।
अब हमने पहला पॉइंट देखते हैं भी अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के मध्य से। अब अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका के मध्य से कैसे प्रवेश करेगी हम देखते हैं। ये बीच वाली मान लीजिए अपनी क्या है, मान लीजिए क्या बीच में क्या है अपनी अंड कोशिका है, और मान लीजिए जब पराग नलिका यहाँ से प्रवेश करती है तो इस सहायक कोशिका व अंड कोशिका के मध्य से क्या करती है, यहाँ पर ये प्रवेश करती है। तो ये जो प्रवेश है वो क्या कहलाता है अपना अंड कोशिका व एक सहायक कोशिका मध्य से प्रवेश। मतलब 3 प्रकार से हो सकता है, कैसे भी प्रकार से। दूसरा हम देखते हैं एक सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति। अब मान लीजिए ये जो पराग नलिका है वो अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश न करके कहाँ से प्रवेश करे, भ्रूण कोश की भित्ति। अब मान लीजिए जो भ्रूण कोश है अपना, ये भ्रूण कोश की क्या है, भित्तियां हैं, ये भ्रूण कोश की अपनी क्या है, भित्ति। तो यहाँ से प्रवेश करे भ्रूण कोश की भित्ति व सहायक कोशिका के मध्य से, इस प्रकार से भ्रूण कोश व सहायक कोशिका की भित्ति के मध्य से। मान लीजिए सहायक कोशिका की भित्ति हो गई तो यहाँ से प्रवेश करे इस प्रकार से, और ये भ्रूण कोश की भित्ति हो गई। तो यहाँ से अगर प्रवेश कर रही है तो ये अपना क्या है, दूसरा प्रकार है। तीसरा हम देखते हैं तीसरा तरीके से। अब मान लीजिए ये न तो अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश करे और न ही कहाँ से, भ्रूण कोश की भित्ति व एक सहायक कोशिका के मध्य से प्रवेश कर डायरेक्ट सहायक कोशिका को भेदती हुई इसके अंदर से क्या करे, प्रवेश करे। जैसे मान लीजिए ये अपनी सहायक कोशिका है, तो इसको भेदते हुए इसके अंदर से सीधे कहाँ प्रवेश करे भाई, भ्रूण कोश के अंदर। तो ये थे अपने पराग नलिका का भ्रूण कोश में 3 प्रकार से प्रवेश। पहला अंड कोशिका व सहायक कोशिका के मध्य से, ठीक है भाई, सहायक कोशिका व भ्रूण कोश की भित्ति के मध्य से, या फिर सीधी जो सहायक कोशिका होती है उसको भेदते हुए किस में प्रवेश कर जाए, भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाए। तो 3 प्रकार से पराग नलिका क्या होता है, भ्रूण कोश में प्रवेश होता है। अब पराग नलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश होता है तो क्या घटना होती है वो हम देखते हैं। देखिए भाई, मान लीजिए अपना भ्रूण कोश है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, पराग नलिका को सहायक कोशिका व अंड कोशिका के मध्य से क्या करवा देते हैं, प्रवेश करवा देते हैं, या आप कैसे भी करवा सकते हो उसके अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या करवा दिया, इसके अंदर प्रवेश करवा दिया। अब प्रवेश कराने के बाद में जो पराग नलिका होती है इसके अंदर हमने क्या देखा है, अभी क्या पाए जाते हैं, 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। पीछे हमने किसका निर्माण किया था, 2 नर युग्मकों का निर्माण किया था जो किसके अंदर आ रहे हैं, पराग नलिका के अंदर। तो जो 2 नर युग्मक यहाँ पर बने थे वो नर युग्मक धीरे धीरे जैसे ही ये पराग नलिका किस में प्रवेश करेगी, भ्रूण कोश के अंदर, तो भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करने के बाद इसका जो अंतिम छोर होता है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, घुल जाता है। घुल जाने के कारण जो पराग नलिका का जो शीर्ष भाग है वो फटता है। फटने से यहाँ पर 2 नर युग्मक क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। 2 नर युग्मक यहाँ पर क्या हो जाते हैं, मुक्त हो गए। दो नर युग्मक अपने यहाँ पर मुक्त हो जाते हैं। और मुक्त होने के कारण और इसी समय क्या होता है, जब पराग नलिका भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर रही होती है तो अपना एक सहायक कोशिका क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक सहायक कोशिका इसके अंदर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। एक सहायक कोशिका यहाँ पर क्या हो जाती है, अपनी नष्ट हो जाती है। और जो अंड कोशिका है उससे एक नर युग्मक क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। यहाँ पर जो अपनी जो एक अंड कोशिका है उससे एक नर युग्मक यहाँ पर क्या होता है, संलयित होता है। और दूसरा नर युग्मक किससे संलयित होता है,
द्वितीयक केंद्रक से। जो हमने बात की थी भ्रूण कोश के बनने के समय सेंटर में क्या बनते हैं, द्वितीयक केंद्रक बनते हैं। मतलब दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक गति करके कहाँ पर आ जाता है, भ्रूण कोश में सेंटर में आ जाता है। तो ये जो दो नर युग्मक भ्रूण कोश के अंदर मुक्त हुए हैं, ये दोनों नर युग्मकों में से एक नर युग्मक तो किसके साथ जुड़ता है भाई, अंड कोशिका के साथ जुड़ता है, और जो दूसरा नर युग्मक है वो किसके साथ जुड़ जाता है, अपना द्वितीयक केंद्रकों के साथ जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद में यहाँ पर अपनी जो प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं वो भी क्या हो जाती है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाती है। जो प्रतिमुखी जो कोशिकाएं हैं अपनी, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर क्या होती है, समाप्त होने लगती है। और समाप्त होने के बाद में एक तंतु के रूप में यहाँ पर क्या हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद में और ये अपना यहाँ पर क्या बन गया है, युग्मनज बन गया है। और जो दूसरी जो सहायक कोशिका होती है वो भी यहाँ पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और यहाँ पर ये अपना क्या बन चुका है, युग्मनज। अब देखिए एक जो नर केंद्रक था या जो दूसरा जो नर युग्मक था वो किसके साथ जुड़ा था, ध्रुवीय केंद्रकों के साथ। तो यहाँ पर एक त्रिगुणित केंद्रक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, या एक त्रिगुणित कोशिका का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है भाई, ये तो हो गई अपनी परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, परागनलिका। दूसरा भाग हो गया अपना, ये हो गई अंड कोशिका। ठीक है, तीसरा अपना ये हो गई सहायक कोशिकाएं। ये हो गई अपनी प्रतिमुखी कोशिका। बीच में अपना क्या हो गया, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है भाई, ये यहाँ पर अपना क्या है, द्वितीयक केंद्रक है। एक सहायक कोशिका यहाँ पर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और कुछ समय पश्चात जो दूसरी सहायक कोशिका होती है वो भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे हम देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर अपना क्या बन जाता है, युग्मनज। और यहाँ पर अपनी जो तीनों जो प्रतिमुखी कोशिकाएं थी वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और बीच में एक क्या बन जाता है, भ्रूणपोष मात्र कोशिका। यहाँ पर क्या बनेगी, भ्रूणपोष मात्र कोशिका। तो इस प्रकार से जो परागनलिका है वो किसके अंदर प्रवेश करती है, भ्रूण कोश के अंदर क्या करती है, प्रवेश करती है। अब हम बात करते हैं आपके निषेचन की घटनाओं की। निषेचन, देखिए भाई, निषेचन की खोज आवर्तबीजी पादपों के अंदर सर्वप्रथम किसने की थी, नवास्चिन ने की थी। नवास्चिन ने सर्वप्रथम क्या की थी, जो आवर्तबीजी पादप है उसके अंदर द्विनिषेचन की या निषेचन की क्या की थी, खोज की थी। और ये कौन से पादपों के अंदर की थी, फ्रिटिलेरिया व लिलियम। फ्रिटिलेरिया व लिलियम पादपों के अंदर, इन दो पादपों के अंदर इसकी क्या की थी, इन्होंने खोज की थी द्विनिषेचन की। अब द्विनिषेचन किस प्रकार से होता है देखिए। अब हमने बात की जब परागनलिका भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो इसका जो शीर्ष भाग होता है वो फटता है, और फटने से इसमें दो नर युग्मक क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। दो नर युग्मक मुक्त होने से एक नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है, अंड कोशिका के साथ, और दूसरा नर युग्मक किसके साथ संलयित होता है, द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रकों के साथ क्या हो जाता है, संलयित हो जाता है। अब यहाँ पर बात ध्यान देना कि भाई निषेचन होता क्या है, युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, युग्मकों का संलयन हो रहा है। तो हम बात करते हैं जब एक नर युग्मक व अंड कोशिका मिलती है, जब एक नर युग्मक व अंड कोशिका क्या होती है, संलयित होती है या संलयित होती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रथम निषेचन कहते हैं। प्रथम
निषेचन, या इसे हम कहते हैं सत्य निषेचन। इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रथम निषेचन या सत्य निषेचन इसको हम कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं अभी जो नर युग्मक है वो किसके साथ फ्यूज हो रहा है? अंड कोशिका के साथ, अंड कोशिका के साथ जुड़ रहा है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपना प्रथम निषेचन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा जो नर युग्मक है वो किसके साथ संलयित हो रहा है? द्वितीयक केंद्रकों के साथ संलयित हो रहा है। जब दूसरा नर युग्मक व द्वितीयक केंद्रक संलयित होते हैं तो ये घटना क्या कहलाती है? ये कहलाती है अपना त्रिक संलयन। ये कहलाती है त्रिक संलयन। ये घटना क्या कहलाती है? त्रिक संलयन कहलाती है। त्रिक संलयन किस प्रकार से? भी यहाँ पर त्रिक नाम आया। त्रिक का मतलब, अब हमने जब भ्रूण कोश का निर्माण किया था तो आपको पता है यहाँ पर कितने केंद्रक आए थे? 2 केंद्रक आए थे। मतलब जो अपनी जो ध्रुवीय जो कोशिका होती है वो कैसी होती है? द्विगुणित होती है, 2n होती है। ठीक है भाई, द्विगुणित होती है। अब जो नर युग्मक आया है वो कैसा है? यहाँ पर अगुणित है। नर युग्मक यहाँ पर क्या है? अपना अगुणित है। अब इन दोनों के मिलने से कौन सी कोशिका का निर्माण होगा? एक त्रिगुणित, मतलब 3n कोशिका का यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 केंद्रकों का क्या होता है? संलयन होता है। देखिए दूसरा नर युग्मक वह बीच में 2 केंद्रक क्या थे? उपस्थित थे, जो क्या था? अपना द्वितीयक केंद्रक कहला रहा था। अब हमने बात की थी भी द्वितीयक केंद्रक कई पादपों के अंदर तो क्या होता है? निषेचन से पहले ही क्या हो जाता है? फ्यूज हो जाता है। और कई पादपों के अंदर क्या होता है? निषेचन के दौरान ये क्या होता है? जुड़ता है। मतलब जब नर युग्मक किसके साथ जुड़ता है तो ये तीनों केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं। और संलयित होने के पश्चात एक त्रिगुणित कोशिका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये क्या अपनी एक 3n कोशिका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। और इस 3n कोशिका को हम क्या कहते हैं? भ्रूण पोष मात्र कोशिका। मतलब भ्रूण पोष, मतलब भ्रूण को आगे चलकर जो पोषण प्रदान करेगी वो कोशिका क्या कहलाती है? भ्रूण पोष मात्र कोशिका, जो आगे चलकर एंडोस्पर्म का या भ्रूण पोष का निर्माण करती है। एंडोस्पर्म। अब ध्यान में रखना भी, जो भ्रूण कोष होता है उसे तो हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो सेक कहते हैं। और जो भ्रूण पोष होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म कहते हैं। ध्यान में रखना ये बात। तो दूसरा नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक के संलयन से जो घटना होती है वो क्या कहलाती है? त्रिक संलयन कहलाती है। और त्रिक संलयन और जो प्रथम निषेचन है इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से, या प्रथम निषेचन को दूसरा नाम अगर आप एक और देना चाहो तो इसे हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन भी कहते हैं। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं? युग्मक संलयन, मतलब युग्मकों का जुड़ना। तो जो प्रथम निषेचन होता है उसके 3 नाम हो गए। मतलब एक नर युग्मक व अंड कोशिका का मिलने की जो घटना वो क्या कहलाती है? युग्मक संलयन, या आप इसे कह सकते हैं प्रथम निषेचन, या आप इसे क्या कह सकते हैं? सत्य निषेचन कह सकते हैं। और दूसरा नर युग्मक व द्वितीयक केंद्रक मिलने की जो घटना है वो क्या कहलाती है? अपनी त्रिक संलयन कहलाती है। अब देखिए युग्मक संलयन व त्रिक संलयन को, युग्मक संलयन व त्रिक संलयन, त्रिक संलयन, इनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? द्वितीयक निषेचन कहते हैं। द्वितीयक निषेचन। द्वितीयक निषेचन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार निषेचन की घटना हो रही है। 2 बार निषेचन की घटना कैसी होती है? एक निषेचन तो कब हो रहा है? जब प्रथम नर युग्मक व एक अंड कोशिका मिल रही है तब हो रहा है। और दूसरा निषेचन कब हो रहा है? जब दूसरा नर युग्मक व कौन मिल रहा है? द्वितीय केंद्रक मिल रहा है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? द्वितीय निषेचन। मतलब यहाँ पर जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उनमें 2 बार निषेचन की क्या होती है? घटनाएं संपन्न होती है। तो ये इसमें क्या है? द्वितीय निषेचन पाया जाता है। द्वितीय निषेचन की खोज किसने की थी? नवास्चिन ने की थी, फ्रिटिलेरिया व लीलियम पादप के अंदर। अब जो प्रथम जो नर युग्मक व अंड कोशिका मिलकर तो आगे चलकर क्या बनाएंगे? भ्रूण कोश में युग्मनज बनाएंगे। व द्वितीय केंद्रक व
न दूसरा नर युग्मक संलयित होकर आगे चल कर क्या बनाते हैं, भ्रूण पोष मात्र कोशिका का यहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब हम आगे देखेंगे भी जो द्वितीय निषेचन होता है उसका महत्व क्या होता है। ठीक है भाई, तो देखते हैं आगे। अब हमने बात की है द्वितीय निषेचन की, तो द्वितीय निषेचन, इसमें एक बात और ध्यान में रखना आप कि जो नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक इनका संलयन क्या होता है, प्रथम नर युग्मक व अंड कोशिका के संलयन से पहले इनका क्या होता है, संलयन होता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो दूसरा नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक, मतलब जो त्रिक संलयन की जो घटना होती है वो युग्मक संलयन से क्या होती है, पहले होती है। तो इसमें एक बात और ऐड कर देना कि भी जो युग्मक संलयन की जो त्रिक संलयन की जो घटना है वो युग्मक संलयन से क्या होती है, पहले होती है। अब हम देखते हैं द्विनिषेचन का महत्व। नेक्स्ट है अपना द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन का महत्व भाई, इसके अंदर हमने पहले तो देखा कि इसके अंदर एक नर युग्मक व एक मादा युग्मक संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का। ठीक है भाई, दूसरा इसके अंदर है कि जो द्वितीयक नर युग्मक होता है, द्वितीय या क्या दो दूसरा नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक दोनों आपस में संलयित होकर किसका निर्माण करते हैं, भ्रूण पोष मात्र कोशिका या एंडोस्पर्म मदर सेल। भ्रूण पोष मात्र कोशिका का यहाँ पर क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और ये जो भ्रूणपोष मात्र कोशिका है वो क्या होती है, कौन सी अवस्था में होती है, त्रिगुणित अवस्था में होती है। मतलब जो पहले तो क्या थे, दो केंद्र किसके अंदर उपस्थित थे, एक केंद्र कहाँ से आया, अगुणित नर युग्मकों से, तो तीनों केंद्रक मिल गए तो यहाँ पर थ्री यानी कोशिका का मतलब एक त्रिगुणित कोशिका का यहाँ पर क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब वैज्ञानिक कहते हैं भी इसके अंदर जो भ्रूणपोष मात्र कोशिका जो आगे चलकर भ्रूणपोष बनाती है, भ्रूणपोष या जो एंडोस्पर्म बनाती है, उसके अंदर पैतृक व मात्रक मतलब फीमेल से भी और मेल से भी, मतलब दोनों के ही इसके अंदर क्या होते हैं, लक्षण विद्यमान होते हैं। मतलब ये जो भ्रूणपोष होता है वो संकर ओज दर्शाता है, संकर ओज दर्शाता है। संकर ओज का मतलब इसके अंदर पोषण की मात्रा क्या होती है, दोनों जो संतति जनक होते हैं उनसे क्या होते हैं, संतति में आते हैं। मतलब नर से भी प्रवेश करते हैं और कहाँ से प्रवेश करेंगे, मादा केंद्रकों से भी। तो यह क्या होता है, अपना भ्रूणपोष कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो ये था अपना द्विनिषेचन का महत्व। यहाँ पर दो बार निषेचन की घटना होती है, एक तो नर युग्मक व मादा युग्मक, दूसरा होता है दूसरा नर युग्मक व द्वितीय केंद्रक। तो द्विनिषेचन की यहाँ पर क्या होती है, घटना होती है। अब हम आगे देखेंगे भी भ्रूणपोष किस प्रकार से बनता है। ठीक है भाई, भ्रूणपोष का निर्माण। नेक्स्ट अपना टॉपिक है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष या इसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। इसे हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्म। आपने देखा पीछे भी जो भ्रूणकोश होता है या जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है, अभी भ्रूणपोष मात्र कोशिका का, भ्रूण पोष मात्र कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। भ्रूणपोष मात्र कोशिका आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। एक बात इसमें ध्यान रखना कि जो आवर्त बीजी पादप होते हैं, आवर्त बीजी पादप, उनमें भ्रूणपोष का निर्माण
निषेचन से पहले होता है, सॉरी निषेचन के बाद होता है, निषेचन के बाद होता है। और जो अनावर्त बीजी होते हैं, अनावर्त बीजी, उनके अंदर भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो निषेचन से पहले होता है। भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पहले होता है इसके अंदर। ठीक है भाई। अब ये देखिए जो अपना जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होता है, जब एक नर युग्मक व अंड कोशिका क्या होती है, संलयित होती है, मतलब जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है तभी जो भ्रूणपोष मात्र कोशिका है वो आगे चलकर किसका निर्माण करती है, भ्रूणपोष का निर्माण करती है। अन्यथा अगर इसके अंदर निषेचन की घटना नहीं हुई तो भ्रूणपोष अपना नहीं बनेगा। मतलब निषेचन की घटना नहीं हुई मतलब यहाँ पर जब नर युग्मक क्या करते हैं, इसके अंदर प्रवेश करते हैं, मतलब जब दो नर युग्मक इसके अंदर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो तभी इसके अंदर साथ में क्या होता है, भ्रूणपोष का, मतलब वह संरचना जो आगे चलकर क्या करेगी, भ्रूण को पोषण देगी, उसका क्या होता है, निर्माण होता है। अगर मान लीजिए दोनों नर युग्मक यहाँ पर आए ही नहीं, मतलब द्वितीय निषेचन की घटना हुई नहीं, तो भ्रूणपोष का निर्माण भी इसके अंदर नहीं होगा। परंतु जो जिम्नोस्पर्म जो प्लांट होते हैं, अपने अनावर्त बीजी जो पादप होते हैं, उसके अंदर भ्रूणपोष का निर्माण नर युग्मकों के आने से पहले ही क्या हो जाता है, निर्मित हो जाता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें भ्रूणपोष यहाँ पर बन चुका है और भ्रूणपोष बनने के बाद में नर युग्मक आते हैं और नर युग्मक आने के बाद में इससे क्या होता है, अंड कोशिका से संलयित होता है और फिर युग्मनज का यहाँ पर क्या होता है, निर्माण होता है। और एक ये अनावर्त बीज जो कि एक प्रकार से क्या है, हानि है, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए बाई चांस अगर निषेचन की घटना नहीं हुई तो जो बना हुआ भ्रूणपोष है वो क्या हो जाता है, वेस्ट चला जाता है। परंतु जो आवर्त बीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन की घटना के क्या होता है, साथ साथ ही होता है। अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के प्रकार। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है, भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार कि भाई जो भ्रूणपोष होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो भ्रूणपोष अपना होता है 3 प्रकार का। पहला होता है केंद्रकीय, दूसरा होता है अपना कोशिकीय, तीसरा होता है अपना इन दोनों के मध्य का, जिसे हम कहते हैं हेलोबियल, हेलोबियल। ठीक है भाई, हेलोबियल प्रकार। पहला देखते हैं अपना केंद्रकीय भ्रूणपोष। अभी जो केंद्रकीय भ्रूणपोष है वो किस प्रकार से बनता है, तो हम बात कर रहे थे अपने, ये था अपना भ्रूण कोष जिसके अंदर क्या बन चुका है, युग्मनज। क्या बन चुका है अभी, युग्मनज। और ये जो युग्मनज है भाई, जो आपने तो पीछे जो 3 डायग्राम बनाए थे उसके अंदर आप एक डायग्राम और भी ऐड कर सकते हैं कि जो युग्मनज है वो आगे चलकर विभाजित हो जाता है। जब हमने किसका निर्माण किया था, युग्मनज का जब हमने निर्माण किया था उसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि जो युग्मनज होता है वो डिवाइड होकर आगे चलकर किसका निर्माण करने लगता है, भ्रूण का निर्माण करने लगता है। तो ये जो अपना क्या है, मान लीजिए भ्रूण है, ठीक है भाई, इस भ्रूण को पोषण देने के लिए यहाँ पर किसका निर्माण होता है, भ्रूण पोष का। ये अपना क्या बन चुका है, यहाँ पर भ्रूण बन चुका है। और यहाँ पर जो ध्रुवीय केंद्रक था या जो भ्रूणपोष मात्र कोशिका थी, उस भ्रूणपोष मात्र कोशिका के आकार में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। देखिए भाई, त्रिक संलयन से जो अपनी भ्रूणपोष मात्र कोशिका बनी थी उसके आकार में यहाँ पर क्या होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है, जो इसका जो केंद्रक होता है, जो इसका त्रिगुणित केंद्रक होता है, त्रिगुणित केंद्रक समसूत्री विभाजन करके 2 केंद्रकों का यहाँ पर क्या करता है, इस केंद्र के अंदर मुक्त केंद्र के क्या होने लगते हैं, विभाजन होने लगते हैं। और मुक्त केंद्र के विभाजन होने के साथ साथ ये जो केंद्रक होते हैं वो कहाँ की तरफ जाने लगते हैं, ध्रुवों की तरफ जाने, परिधि की तरफ क्या होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। परिधि की तरफ क्या होने लगते हैं, व्यवस्थित होने लगते हैं। परिधि की तरफ व्यवस्थित होने के बाद में इसमें बीच में क्या हो जाता है, एक रसधानी का क्या होने लगता है, निर्माण होने लगता है।
बीच में रसदानी का निर्माण होने लगता है तो सब जितने भी जो केंद्रक होते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं, अपने परिधि की तरफ आ जाते हैं। अनेक मुक्त केंद्र के इसमें क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, और यहाँ पर ऊपर क्या बन रहा है, अपना भ्रूण बन रहा है, और बाद में जब ये भ्रूण परिपक्व होना प्रारंभ करेगा तो ये जो भ्रूणपोष है वो इस भ्रूण को क्या देगा, पोषण प्रदान करेगा। तो अगर केंद्र की भ्रूणपोष का अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। यहाँ पर क्या था, अपना त्रिगुणित केंद्रक, इसके अंदर मुक्त केंद्र की है, मतलब बहुत सारे क्या होते हैं, विभाजन होते हैं, केंद्र के विभाजन, मतलब जब केंद्रक विभाजित होता है उस समय कोशिका भित्ति का निर्माण तुरंत नहीं होता, तो इस कारण इसके अंदर अनेक केंद्रक बन जाते हैं, और वे सारे के सारे केंद्रक कहाँ पर चले जाते हैं, परिधि की तरफ चले जाते हैं। और परिधि की तरफ जाने से इसमें बीच में क्या लगता है, बीच में एक रसदानी का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये जो प्रकार है वो अपना कौन सा है, केंद्र के प्रकार। इसका अगर आप उदाहरण देखोगे तो पाया जाता है नारियल के अंदर। नारियल के अंदर आपने देखा होगा बीच में इसमें क्या भरा रहता है, तरल पदार्थ भरा रहता है। नारियल को जब आप फोड़ते हो तो उसके अंदर क्या दिखाई देता है, एक तरल पदार्थ दिखाई देता है, और साइड में यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, जो आपका जो सफेद कलर का जो जिसे आप गिरी कहते हो वो भाग क्या होता है, केंद्र की भाग होता है। बीच में इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है जिसके अंदर केंद्रक क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। इसके अंदर केंद्रक क्या होते हैं, तैरते हुए रहते हैं। तो ये था अपना केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरी बात करते हैं हम कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है भी, जो भ्रूणपोष मात्र कोशिका है वो अपने आकार में वृद्धि करेगी। आकार में वृद्धि करने के बाद में इसके अंदर जो त्रिगुणित जो केंद्रक होता है वो त्रिगुणित केंद्रक मुक्त केंद्र के विभाजन तो करता है, अनेक मुक्त केंद्र के क्या कर लेता है, यहाँ पर विभाजन करता है। ऐसे मान लीजिए अनेक मुक्त केंद्र के इसने क्या किए, विभाजन किए, और प्रत्येक विभाजन के दौरान इसके अंदर कोशिका भित्ति का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है। मतलब इस प्रकार से, मतलब ये एक केंद्र डिवाइड हुआ दो केंद्रकों के अंदर, तो दोनों के मध्य क्या बन गई, कोशिका भित्ति। परंतु हमने केंद्र के अंदर देखा कि यहाँ पर केंद्रक डिवाइड होता है परंतु उसके साथ कोशिका भित्ति का क्या नहीं होता, निर्माण नहीं होता। मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होता है पर यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता साथ में। और यहाँ पर क्या होता है, जब कैरियोकाइनेसिस होता है उसी समय क्या हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। तो जो पूरा जो भ्रूणपोष है वो किससे निर्मित होता है, कोशिकाओं से अपना क्या होता है, निर्मित होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। ये अपना पाया जाता है गैमोपेटली सदस्य में, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उसके गैमोपेटली जो गण होता है उसके सदस्यों में क्या होता है, ये पाया जाता है। इसका हम उदाहरण देखते हैं, वर्बेस्कम। ये इसका क्या है, उदाहरण है वर्बेस्कम। तो जो गैमोपेटली का क्या है, एक सदस्य है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। मतलब जो भ्रूणपोष है वो पूरा का पूरा क्या है, कोशिकाओं से बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेलोबियल भ्रूणपोष की। हेलोबियल के अंदर क्या होता है, ये दोनों प्रकार के मध्य का क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना भ्रूणपोष मात्र कोशिका आकार में वृद्धि करेगी, और जो इसका जो त्रिगुणित केंद्रक होता है वो डिवाइड होता है दो केंद्रकों के अंदर। त्रिगुणित केंद्रक क्या होता है, दो डिवाइड समसूत्र विभाजन द्वारा दो केंद्रकों में अंदर बढ़ जाता है, और दोनों केंद्रकों में बंटने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, एक छोटी कोशिका बनती है और एक बढ़ती है बड़ी कोशिका। छोटी कोशिका बनती है अपनी निभाग की तरफ, कहाँ की तरफ बनेगी भाई, निभाग की तरफ। और जो बड़ी कोशिका होती है वो बनती है अंड समुच्चय की तरफ, या कह दीजिए बीजांड द्वार की तरफ। कहाँ की तरफ बनती है, बीजांड द्वार की तरफ, जहाँ पर अपना ऊपर की ओर क्या था, भ्रूण स्थित था, वहां की ओर बनेगी। अब जो निभागीय जो शिरा होता है इसके अंदर क्या होते हैं, अनेक मुक्त केंद्र के विभाजन होते हैं। अनेक मुक्त केंद्र के इसके अंदर क्या होते हैं, विभाजन होते हैं। तो इसके अंदर क्या बन जाता है, बहुत सारी केंद्रकों का क्या इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। परंतु जो बीजांड द्वारीय छोर की तरफ जो केंद्रक था इसके अंदर मुक्त केंद्र के विभाजन होंगे, तो इसमें साथ साथ किसका निर्माण हो जाएगा, कोशिका भित्ति का। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर दोनों के मध्य का जो भ्रूणपोष क्या हुआ है, निर्मित हुआ है। इसके अंदर क्या है, केंद्रकीय भाग भी है और इसके अंदर क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष भी क्या है, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों के मध्य का मतलब केंद्रकीय व कोशिकीय के मध्य का क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। इसे हम क्या कहते हैं, हेलोबियल। और ये पाया जाता है एक बीजपत्री पादपों के अंदर। एक बीजपत्री पादपों के जो हेलोबियल जो गण है इनका, हेलोबियल,
उसके अंदर पाया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, हेलोबियल प्रकार का भ्रूण पोष कहते हैं। और ये पाया जाता है द्विबीजपत्री में, ठीक है भाई, और ये पाया जाता है गेमोपेटली के बर्बेस्कम में, ठीक है भाई। तो ये था अपना भ्रूण पोष एंडोस्पर्म, जो आगे चलकर भ्रूण पोष क्या करता है, भ्रूण को जो निर्मित हो रहा भ्रूण है उसको क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो ये 3 प्रकार के आपके क्या थे, भ्रूण पोष। इसका आप भी एक रफ कॉपी अपने साथ में रखा करें, तो साथ साथ में इनके जो डायग्राम है वो भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर इसका क्या कर लीजिए, साथ साथ में इसको बना लीजिए, ताकि आपकी क्या होती रहे, प्रैक्टिस होती रहे। तो ये था अपना भ्रूण पोष। अब इसके अंदर भ्रूण पोष के अंदर हम एक चीज और देखते हैं कि भ्रूण पोष के अंदर चूसकांगों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। मान लीजिए जो भ्रूण पोष बना है, वो बन रहे जो भ्रूण है उसको पोषण देने में क्या होगी, थोड़ी कमी आ गई, तो ये जो भ्रूण पोष है इसके अंदर चूसकांग बनते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बात की है बीजांड द्वारीय छोर की तरफ बन रहा है, तो ये निभागीय छोर की तरफ बन रहा है, तो इसके अंदर क्या बनने लगते हैं, चूसकांग बनने लगते हैं। मतलब ये जो भ्रूण पोष है वो क्या होने लगता है, विभाजित होने लगता है, विभाजित होकर अपने क्या बना लेता है, चूसकांग बना लेता है। और ये चूसकांग जो होता है वो अध्यावरणों में धस जाता है, बीजांड काय के अंदर धसना प्रारंभ हो जाता है, और बीजांड काय या अध्यावरण से क्या करता है, पोषण प्राप्त करना शुरू कर देता है। तो इनके अंदर चूसकांगों का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो आज हमने बात की थी परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश, द्वितीयक निषेचन व भ्रूण कोश का निर्माण। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ेंगे हम भ्रूण का निर्माण, मतलब भ्रूण का परिवर्धन, बीज का निर्माण, फल का निर्माण, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही।